लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार एसएससी है ना, मैथ का सेट प्रैक्टिस नंबर 2। और कहीं ना कहीं सेट प्रैक्टिस नंबर 1 जो दिए हैं सर, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप सेट 1 देख लीजिए, उसके बाद सेट 2 देखिए, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा। ऐसे आप डायरेक्ट सेट 2 भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेरा वादा है कि आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आज सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है 2a/5b = 1/3 और 2c/5b = 3/2 है। तब आपसे सवाल पूछता है कि a/b/c किसके बराबर होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, डायरेक्टली है ना, रेशियो के चैप्टर में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये रेशियो का चैप्टर का प्रश्न है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए मैं आपको ईजी गोइंग वाला हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। गलती कहाँ होती है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप एग्जाम में जा करके ऐसी गलती ना करें, ठीक है। देखिए कई स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। पहले 2a और बटा 5b = 1/3 है ना, उसके बाद गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6a बराबर हो जाएगा 5b। यहाँ से आप a/b निकालिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएंगे 5/6, यानी a के लिए b के बगल वाला और b के लिए a के बगल वाला, ठीक है। उसी तरह से इसको भी करेंगे, तब तक आपको टाइम जो है ना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। उतना समय एग्जाम में नहीं मिलता है सर, इसलिए मैं आपको बेस्ट टेक्निक देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना था आपको यहाँ से, कि जब आपको पता है कि ए के लिए बी के बगल वाला और बी के लिए ए के बगल वाला होता है, तो आप कैसे होता है, तो देखिए इसमें एक टेक्निक लगाइए, इंटरनल गुना बराबर एक्सटर्नल गुना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट a/b निकालने की कोशिश कीजिए ठीक है। तो जब दोस्तों a/b निकालिएगा तो देखिए a के लिए b के बगल वाला होना चाहिए, तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ओके। और b के लिए a के बगल वाला मतलब कि 3 दूना कितना 6, तो ये हो जाएगा 6। डायरेक्ट आप a/b निकल गया। उसी तरह से आपको c/b निकालना है, तो c/b है उल्टा लिखा हुआ तो हम सीधा लिखने की कोशिश करते हैं, b/c लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो b के लिए c के बगल वाला, तो c के बगल वाला देखिए 2 दूना कितना हो जाएंगे 4, ओके। और उसी तरह से b के लिए c के लिए b के बगल वाला, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ये चीज़ हो गया दोस्तों, समय बच जाएगा जिसमें आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, a/b/c निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको ये टेक्निक तो मालूम होगा ऐसा, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको पहले बार पढ़ा चुका हूँ। तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और b के लिए 6 चौका हो जाएंगे 24, और c के लिए 15 छके 90। अब जो काटता है उसको काट भी सकते हैं दोस्तों, देखिए ये काटेगा 2 2 से, है ना, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएंगे आपको 12, और ये हो जाएगा आपको 45, ठीक है। तो वही आंसर सही होगा जो 10/12/45 के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा है। कहा है कि त्रिभुज है एक और इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी रेशियो दिया गया 2/3/5। तो एंगल ए जो है के समपूरक कोणों का मान क्या होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, समपूरक कोणों का मान क्या होता है कि समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। समपूरक कोण का मतलब कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में। तो आपको यहाँ से 180 डिग्री का मान एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर आपको पूरक कोण कहा था, अगर 1 डिग्री थीटा है तो दूसरा डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये पूरक कोण होता है। तो समपूरक कोण में 180 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस कितना होगा थीटा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको ये छोटा सा चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो अगर आप इतना समझ गए तो इसमें बनाने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आपको क्या लिखना था, आपको देखिए समपूरक कोण यानी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री की तुलना कितना से करेंगे, 2 3 5 से, तो 5 3 8 2 10, ठीक है। और अगर एंगल ए का मान पूछा है दोस्तों अभी, तो एंगल ए का मान के लिए कितना करेंगे, देखिए तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 दूना कितना होगा 36। तो देखिए 36 ये एंगल ए का मान है दोस्तों, लेकिन ये एंगल ए का पूरा कोण नहीं है। एंगल ए का पूरा कोण किसको बोले, सॉरी संपूरक कोण किसको बोलेंगे, 180 डिग्री माइनस ए ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। अब इसमें से घटाइएगा दोस्तों तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 4, ये बचेगा कितना 4, तो एक ये 4 हो गया, फिर एक बचेगा, यानी 144 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों आसानी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहा कि पाइप टंकी से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो हर चैप्टर को आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना है, ठीक है। कहता है कि पाइप ए
टैंक को भरने के लिए, एक टैंक है उसको भरने के लिए 360 मिनट का समय लेता है। यदि पाइप ए और बी दोनों एक साथ उपयोग किया जाता है तो टैंक 120 मिनट में भर जाते हैं। टैंक को भरने के लिए अकेला बी पाइप जो है कितना समय लेगा। देखिए ये पाइप टंकी से संबंधित है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है सर, है ना। देखते के साथ इसका आंसर बना देना चाहिए था। कैसे बनाते, लड्डू से बनाते हैं, है ना, क्योंकि लड्डू पेड़ा वाला जो मेथड है ना वो मार्केट में बहुत चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो पाइप है वो 360 मिनट में टंकी को भरता है। ए और बी जब दोनों मिल जाता है दोस्तों तो 120 मिनट लगता है। तो ऐसा करते हैं, हम टंकी का क्षमता निकालते हैं कि टंकी का टोटल क्षमता कितना होना चाहिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 360 और 120 का एलसीएम 360 होगा दोस्तों, यानी टंकी का क्षमता जो है वो 360 लीटर है। अच्छा बताइए, जब 1 मिनट में अगर ए का क्षमता चाहिए तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, एक कितना लड्डू बनाएगा बताइए। 360 से एक बार में एक लड्डू बनाएगा, यानी ए का क्षमता है 1 मिनट में 1 लड्डू बनाने का। बी और ए दोनों जब एक साथ काम कर रहा है दोस्तों तब इसका क्षमता कितना है, देखिए 12 × 36 यानी 3 लड्डू बनाएगा। हम आपसे ये सवाल पूछे सर कि ए और बी मिल करके 3 लड्डू बनाता है 1 मिनट में, ए जबकि अकेले 1 लड्डू बनाता है 1 मिनट में, तो यहाँ से एक हटा देंगे एक को, तो बी अकेला 1 मिनट में 2 लड्डू बनाएगा। तो जब बी अकेला 1 मिनट में 2 लड्डू बनाता है सर, इसका क्षमता 2 है और टोटल लड्डू बनाना है 360, तो 360 में टोटल वर्क में टोटल क्षमता से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो आपको 2 से भागा देना था दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 180, यानी बी का समय हो जाएगा 180 मिनट, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, कहता है कि निश्चित मूलधन राशि है, मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 631 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न ना बहुत एग्जाम में मैंने देखा है कि पूछा है। ठीक है, और हमेशा आते रहता सर, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, हर सेक्टर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको है ना अच्छे तरीके से सीख करके और समझ करके जाना है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा सवाल पूछता है तो मूलधन तो पता नहीं है, तो सुविधा के लिए कितना मान लेते हैं अभी 100 रुपया। अगर मूलधन 100 मानते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें दो कंडीशन हो रहा है, एक एसआई चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है सीआई जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो पहले वर्ष में देखेंगे और दूसरे वर्ष में देखेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज तो कभी बदलता नहीं है। तो पहले वर्ष में 10% का मतलब 10 रुपया होगा, दूसरे वर्ष में 10% का मतलब 10 रुपया होगा। लेकिन सीआई में चेंजिंग होगा सर। सीआई में कहता है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष भी 10 रुपया तो लेगा, लेकिन 10 का बैकअप भी लेगा इस पर 10%। आई बात समझ में, 10% फिर 10 लेगा तो ये 1 रुपया लेगा। तो आप बताइए यहाँ टोटल हो गया कितना रुपया, 20 रुपया, और यहाँ टोटल हो गया कितना, 21 रुपया। अब आपसे यही सवाल पूछा था सर कि बताइए कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है, 631 रुपया। किताब के अनुसार 631 रुपया। हम लोग कहेंगे तो बताइए कितने रुपये का अंतर है। पहले 20 रुपया था साधारण ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया हो रहा है, मतलब 1 रुपये का अंतर है, 1 रुपया। और जो निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे सर। बताइए बगल में क्या पूछा आपसे, पूछा है कि मूलधन क्या है, मूलधन क्या माने 100 रुपया, 100 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ गया। यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 63100, 63100, यानी ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें जिनकी गतियाँ क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। देखिए दोस्तों, ट्रेन में 2 चीज़ आपको समझना है ना, कि रिलेटिव स्पीड जो है वो किस तरह से कब घटेगा और कब जुटेगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सवाल आपसे पूछा कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन मान लेते हैं ऐसे जा रहा है और फिर एक ट्रेन और जा रहा है इस तरह से। ठीक है, और कहा कि एक ट्रेन 80 मीटर का है, एक ट्रेन 120 मीटर का है। ओके, और कहा कि एक इसका जो है 25, देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो पार करने वाला, यानी पहले जो है पार करेगा, जो स्पीड रहेगा वो पीछे रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिए, है ना। देखिए 2 ट्रेन जो है इस तरह से चल रहा है। ओके, समांतर पटरियों का मतलब है कि एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, आगे बोला है कि समांतर पटरी में एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में चल रहा है तो मतलब ये मान लेते हैं 80 मीटर का है, ये 120 मीटर का है, और जो 120 मीटर वाला है वो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहा है। देखिए समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, ये समझ गए तो आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 25 किलोमीटर ये चल रहा है। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों बताइए, ये जो 25 किलोमीटर चल रहा है, 35 किलोमीटर चल रहा है, नेसेसरी है कि ये ट्रेन इसको पार कर देगा क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। ओके, तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे, या तो सुरंग को पार करता है, या फिर प्लेटफॉर्म को पार करता है, या फिर कोई ब्रिज है ऐसा उसको पार करता है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगा, दोनों जो ट्रेन होंगी उसका योग, है ना, दोनों ट्रेन का लंबाई का योग उसका कुल दूरी होगा। और ब्रिज पार करेगा तो ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, अगर सुरंग पार करेगा तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ दोनों ट्रेन की लंबाई ऑलरेडी दे दिया है, तो दूरी टोटल कितना हो जाएंगे दोस्तों, 120 और 80, तो हो जाएगा 200। कितने हो जाएंगे, 200।
ओके। अब चाल क्या होगा, तो यहाँ चाल मेन इंपॉर्टेंट है कि पकड़ना है, चाल घटेगा या जुटेगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो वहाँ पर चाल रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाएगा। तो 35 किलोमीटर इसका है और 25 किलोमीटर इसका है, दोनों में अंतर कितने होगा दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो आपको 10 से भागा देना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 20 हो गया। अभी आपसे पूछा कितने सेकंड लगेंगे, तो कितने सेकंड लगेंगे दोस्तों आपको। देखिए दोनों ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही थी, वे एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेंगे, जबकि ये मीटर है और ये किलोमीटर है। ध्यान रखिए दोस्तों, यूनिट आपको ध्यान रखना है। यूनिट अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए 200 मीटर हो गया इसका लंबाई, ठीक है, यानी दूरी। अब 200 मीटर दूरी को पार कर रहा है किससे, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब ये किलोमीटर जो 10 है ना सर, ये है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको आंसर पूछ रहा है सेकंड में कि कितने सेकंड लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। ओके, तो जैसे ही गुना कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 4 5 20 4 बार में, और ये ऊपर चला जाएगा 18 चौको 72, यानी कि आपको 72 सेकेंड लगेंगे उसको ट्रेन को आगे पार करने में। ठीक है, तो इतना आपको कुछ करना नहीं था, ये समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है सर। अगर आपको बनाना है तो एग्जाम में इतना ही करना है। कितना, देखिए जैसे कि आपको करना था क्या कि 80 मीटर और 120 मीटर दोनों जोड़ेंगे तो 200 मीटर हो जाएगा, और ये चाल आपको देखना था। देखिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच अंतर कितने हैं, 10, यानी सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो घटेगा चाल, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 0 से 0, 4 5 20 4 और 18 चौको 72, यानी कि 72। आपको इतना ही करना एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, शराब है ना, शराब और जल के 10 लीटर बिलियन में आयतन के अनुसार 20% शराब है। इस बिलियन में 1 लीटर जल और 1 लीटर शराब मिला दिया जाता है, तो नए बिलियन में शराब का प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मिश्रण से प्रश्न है ना, और ये रेशियो से भी बनाया जाता है। ठीक है, रेशियो में भी पूछता है क्वेश्चन और मिश्रण से भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको जनरली यही करना था। 10 लीटर का मिश्रण था दोस्तों, 10 लीटर में आपसे पूछा कि जो शराब है वो 20% है ना। शराब को क्या लिखें सर, ऐसे सा लिख देते हैं, समझ जाइएगा ना। इधर शराब है और एक तरफ जल है तो जल लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको समझने के लिए, एग्जाम में इतना लिखिएगा नहीं, हमको पता है, एकदम आप डायरेक्ट मारिएगा। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा बताइए। 10 का अगर 20% निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 लीटर। शराब कितना है सर, 2 लीटर। तो जब शराब 2 लीटर है तो जल नेसेसरी है कि 8 लीटर होगा। ओके, उसके बाद कहा कि जल बिलियन में 1 लीटर जल और 1 लीटर शराब मिलाया जाता है, तो 1 लीटर जल और 1 लीटर शराब का मतलब 1 लीटर शराब यहाँ जोड़ देंगे, 1 लीटर जल यहाँ जोड़ देंगे, तो हो जाएगा टोटल कितना, यहाँ 3 लीटर, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा सर बताइए, 9 लीटर। ओके, अब नया बिलियन कितना तैयार होगा, तो नया बिलियन तैयार हो जाएगा 9 और 3 12 लीटर। वही पूछा आपसे कि अब जो नया बिलियन है उसमें शराब का प्रतिशत कितना है, तो शराब कितना है सर 3 लीटर, जबकि टोटल मिश्रण कितना है 12 लीटर। तो वही क्वेश्चन बनेगा 3 12 का कितना प्रतिशत है, यही तो बनेगा ना। तो 3 12 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटिए, 4 4 3 12, 25 चौके 100, यानी कि 25% के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी के बराबर है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां और 12वां पद क्रमशः 56 और 80 है, तब उस समांतर श्रेणी का पहला पद ज्ञात कीजिए। देखिए सर ये जो है ना, ये समीकरण से संबंधित प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में पिछले वाले जो सेट बताए थे उसमें भी एक प्रश्न समांतर श्रेणी का था, तो आपको ये चीज़ का ध्यान हो जाना चाहिए कि समांतर श्रेणी से एक आध प्रश्न रहने वाले हैं एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर देखिए कहा कि ये 8वां पद है और ये 10वां 12वां पद है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8वां पद और 12वां पद, यानी कि टी एन का मान एक दिया हुआ है 8, और टी एन का दूसरा मान यानी T8 बराबर 8 और T12 बराबर 12 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें क्या दिया, दूसरा चीज़ दिया है कि T8 का जो वैल्यू है ना, T8 का जो वैल्यू है वो 56 के बराबर है, और T12 का जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि नहीं, कि अगर हम पहला पद नहीं मालूम है तो पहला पद क्या मानिएगा, ए, है ना। सुविधा के लिए अगर ए पहला पद मानते हैं, देखिए पहला पद को ए मान लीजिए, और आपको T8 बराबर दिया हुआ है 56। ठीक है, T8 बराबर 56 और T12 बराबर दिया गया है 80। आई बात समझ में। तब यहाँ से 2 समीकरण तैयार होंगे सर। कौन सा समीकरण तैयार हो जाएगा, आपको 2 समीकरण जो तैयार होगा वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। देखिए 2 समीकरण जो है वो आपको इस तरह से तैयार होगा, तो हम लिख सकते हैं ना आगे कि जो
56 दिया गया है और 80 दिया गया है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 56। तो ये पहला जो a है, a तो निकालना है, n का मान आपको पता है, n का मान क्या है 8वां, तो यहाँ 8 लिख सकते हैं, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 बचेगा और d यहाँ हो जाएगा तो 7d। यानी आपको कल के डेट में ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, तो आप इतना समझ गए तो आपको यही चीज़ लिखना था कि एक घटा के लिखना है। तो a प्लस 7d का मान आपको दिया गया है 56 और a प्लस ये 12 है तो 11d होगा, है ना, एक घटा देंगे 11d बराबर 80। ये चीज़ आपको समझना है। अगर ये दो समझ गए तो आपको आसानी से ये काटने में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर बना सकते हैं। अभी देखिए क्या करेंगे इसमें कि इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा क्या, तो ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से 7 4 11 यानी कि -4d बराबर, यहाँ से घटाइएगा दोस्तों तो देखिए 4 ये हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 में से 2 24 हो जाएगा। ओके, तो -24, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 6 24 6, यानी कहीं ना कहीं डी का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो 6 आ रहा है। कितना आ रहा है 6, है ना। आपसे पूछा कि श्रेणी का पहला पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों बताइए कि डी का मान तो कितना आ गया, डी का मान आ गया 6, तो आप चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए डी का मान, है ना, इस वाला वैल्यू में, चाहे ये समीकरण में रख लीजिए चाहे ये समीकरण में रख लीजिए, तो दोनों में से कोई समीकरण में रखेंगे तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा देखिए, यहाँ से लिखा हुआ था a प्लस 7d बराबर कितना है 56, ओके 56, तो a का मान निकालना है जबकि आपको d का मान पता हो गया, तो 7 4 28, यानी a का मान निकालने के लिए 56 माइनस कितना करना पड़ेगा, देख लीजिए मैं लिख देता हूँ, है ना, क्लियरली आप समझने की कोशिश कीजिए। a बराबर लिखिएगा दोस्तों, तो 56 माइनस कर दीजिए किसको, 7 6 42, है ना, 42d हो जाएगा ना, यहाँ पर d का मान 6 है तो 7 6 42, इसमें से घटाइएगा दोस्तों तो कितना बचेगा बताइए, ये हो जाएगा आपको 4 और ये हो जाएगा आपको 1, यानी कि 14, यानी ऑप्शन नंबर वही सही होगा जो आपका 14 के बराबर होगा। देखिए तो कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है, समझना यहाँ था यही था कि 8वां पद 56 है, तो याद रखिए a प्लस 7d होगा, एक घटा के लिखेंगे 7d, ठीक है, जैसा कि मैं आपको समझाया। और 12वां पद है 80, इसका मतलब है कि a प्लस 11d बराबर 80। ओके, तो ये चीज़ आप माइंडसेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा आपसे, कहा कि एक व्यापारी ने 25,000 रुपये में आलू और प्याज की एक खेत खरीदी है, खेत लिखना था, खेप खरीदी, उसमें उसने आलू को 30% लाभ पर और प्याज को 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसे कुल मिलाकर के 20% का लाभ हुआ हो तो उसने आलू के किस से, है ना, आलू के लिए कितना भुगतान किया। देखिए ये डायरेक्ट आपको एलिगेशन पर सेट होने वाला क्वेश्चन है सर, एलिगेशन से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहा कि 25,000 रुपया में वो खरीदा, टोटल मूल्य कितना है उसका 25,000, लेकिन कहा कि उसमें आलू को, है ना, ए से आलू मान लेते हैं, है ना, और उसको पी से प्याज मान लेते हैं सर, है ना। तो कहा कि आलू को 30% के लाभ पर बेचा, 30% प्लस हो जाएगा, और प्याज को 10% हानि, 10% हानि मतलब माइनस यहाँ इंडिकेट कर देंगे, और पूरे सौदे का वैल्यू बीच में लिखाएगा। तो कहा कुल, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है तो कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ सर 20%, 20% का लाभ कहाँ लिखेंगे मिडिल में, यानी इसका अंतर इधर कीजिएगा, इसका अंतर इधर कीजिएगा, तो ये डायरेक्ट आपको क्या दे देगा सर, ये डायरेक्ट आपको दे देगा कि आलू और प्याज के बीच मूल्यों का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अंतर इधर कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए ध्यान रखिए माइनस में है, ये भी अंतर कीजिएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 20 और 10 हो जाएंगे 30, ओके, और इसका अंतर इधर कीजिएगा तो ये अंतर हो जाएगा 10, तो यहाँ से रेशियो में है तो काट दीजिए इसको 3:1। तो आइए, किताब के अनुसार कहा कि टोटल जो मूल्य है वो 25,000 रुपया है। कितना है सर 25,000, हम लोग किताब के अनुसार कितने लाए, 3 और 1 4, आई बात समझ में। और आपको क्या निकालना है, उसको बगल में गुना करना था, आपका आंसर आ गया। कहा कि उसने आलू के लिए कितना भुगतान किया, तो बताइए आलू का किधर है, आलू का 3, यानी अब 3 से गुना कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए काटिए इसको, 25 बार में 1 कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 ऊपर हो जाएगा, 25 बचे 25 से 625, ठीक है, 625 पर 1 0 गुना 3, ओके। अब इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा, देखिए कितना, 5 दिया हो जाएगा 15, 3 दूना 6 1 7, 6 दिया 18, है ना, और 1 0, यानी 18,750, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एलिगेशन वाला प्रश्न पूछते रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, कहता है कि यदि पी की आय क्यू से 40% अधिक है तब क्यू की आय पी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये चीज़ तो आपको देखते के साथ आंसर मारना था सर, इसमें कुछ दिखते नहीं है ना, जैसे ही देखिए आंसर मार दीजिए इसका इतना, ठीक है, 28.4/7। कैसे, अब देखिए कैसे मारना है, तो देखते के साथ मारना था। अभी क्या है, पी और क्यू के बीच रिलेशन कहा कि पी की आय क्यू से 40% अधिक है,
है ना, Q से 40% अधिक है। अगर ये 100 होगा सर तो ये 40% अधिक का मतलब 140 होगा। ठीक है, तो Q की आय P की आय से कितना प्रतिशत कम है, इसका उल्टा पूछा। तो 1 0 से रेशियो है तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब इसको और काटना है तो और भी काट सकते हैं, ये 5 बार में कटेंगे, ये 7 बार में कटेंगे। अब यही कहा कि 5 जो है 7 से कितना कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो कमी निकालेंगे। कमी कितना है 2, तो ये 2 कमी है किस पर, तो क्वेश्चन बनेगा 5 7 से, है ना, 5 7 से कितना प्रतिशत कम है, तो 2 कमी है, कमी गुना 100, कमी गुना 100 बटा मूलमान। मूलमान कौन होगा, तो क्वेश्चन बनेगा जिसमें से लगा रहेगा वो नीचे जाएगा, तो 5 7 से, तो 7 नीचे जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 200, 200 बटा 7%। अब बताइए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 28, 28 पूर्णांक 4 बटा 7, यानी ये आपका प्रतिशत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप देखिए इस इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। सर एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे, देखिए ये आप समझ गए ना। चलिए दूसरे तरीकों से भी इसको देख सकते हैं, कई तरीकों से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए दोस्तों, यदि अगर इस तरह के प्रश्न पूछता है आपको कि x y से 20% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो जब अधिक कहेगा ना दोस्तों क्वेश्चन में, तो आपसे नेसेसरी है कि कमी पूछेगा, और अगर आपको कमी दिया हुआ रहेगा तो वृद्धि पूछेगा। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि है, कितना प्रतिशत अधिक है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो इसमें 2 कंडीशन है। यदि आपको अधिक पूछा है तो कुछ मत कीजिए, कितना अधिक पूछा है 40, तो आपको 40 गुना 100 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, 40 गुना 100। और नीचे जब अधिक है ना तो नीचे क्या करना है, इसमें से आपको घटाना है, तो 40 100 माइनस कितना हो जाएंगे 40। आई बात समझ में, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखिए ये कमी पूछा ना, सॉरी, देखिए ध्यान रखिए इस चीज़ को, गलती हो गया। देखिए ये है अधिक तो आपसे कमी पूछा, ठीक है, तो कमी पूछेगा तो नीचे आपको इन दोनों को जोड़ देना है 140, और यही अगर यहाँ पर वृद्धि पूछता तब क्या करते, नीचे घटा देते। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए 1 0 से 1 0 गायब हो जाएगा, है ना, 2 से 1 कटेगा 2, और ये 7, यानी कि ऊपर हो जाएगा 200, 200 बटा 7 का मतलब तो यही आएगा, है ना। तो ये इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, क्या फार्मूला है वो भी आप लिख लीजिए, है ना, काम देगा। क्या काम देगा, देखिए यदि आपको प्रतिशत वृद्धि पूछा है, प्लस लिखता हूँ, तो आपको प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर x प्रतिशत मान लेते हैं, x प्रतिशत है तो x गुना 100, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, x गुना 100 बटा 100 प्लस x, ठीक है, ये आपको कमी के लिए हो गया। कब, जब x प्रतिशत पहले वृद्धि दिया हुआ है। यदि x प्रतिशत नेगेटिव हो गया है पहले, ठीक है, तो x प्रतिशत नेगेटिव हो गया तो नेसेसरी आगे पॉजिटिव पूछेगा, तो इसको भी x गुना 100 और बटा 100 माइनस x करना है। आई बात समझ में, तो ये आप 2 चीज़ याद रखिए, आपको ये सब में कलम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है, टाइम बहुत लगेगा सर, ठीक है ना, तो आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको मन लगा करके पूरा वीडियो देखना है। ओके, देखिए कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में भिक्खू को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त होता है। यदि कुल मत 6000 थे तो अन्य उम्मीदवार नहात्रे को कितने वैध मत मिले हैं यदि कुल मतों का 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर जो है ना स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं और गलत आंसर मार के आते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि गलत ना हो। क्या करेंगे दोस्तों इसमें कि 2 उम्मीदवार था, है ना, उसमें से 6000 मत जो है डाले गए थे, पूरा कुल मत, है ना। तो कुल मत जब डाले गए दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में 2 प्रत्याशी रहे, 3 प्रत्याशी रहे, तो चुनाव हमेशा जो है जीत और हार जो है वैध मतों से तय होगा। समझ रहे हैं, वैध मतों से तय होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो 6000 में जो वोट डाले गए होंगे उसका 25% मत का काउंटिंग नहीं हुआ था। तो जब नहीं हुआ था सर, तो टोटल मत थे 6000, ठीक है, 6000 में 25% मत जो है नहीं डाले गए, मतलब इसका कितना हो जाएगा, अगर इसका आप 25% निकालिएगा दोस्तों तो आपको 1500 हो जाएगा, है ना। 6000 का 25% कितना हो जाएंगे 1500, तो 1500 तो वोट नहीं डाले गए, यानी 1500 वोट तो खराब हो गए। तो जीत और हार जो बाकी बचेगा वोट वैध मत उसी से ना होगा, तो बाकी कितना बच जाएंगे 4500, है ना। 6000 में से 1500 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना 4500। अब इसी में से 2 तरह के व्यक्ति के बीच चुनाव हुआ, और उसमें से एक था भिक्खू तो बी लिख देते हैं, और एक था कौन नहात्रे तो महात्रे तो एम लिख देते हैं। सुविधा के लिए ऐसा माइंडसेट बढ़ेगा, आपको कॉमन सेंस बढ़ेगा, ठीक है इसमें। तो
अब कहा कि जो वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया था, कौन प्राप्त किया था सर 65% मत बताइए। तो 65% मत जो है वो भीखू प्राप्त किया था। देखिए भीखू, तो 65% जब भीखू प्राप्त किया होगा तो बाकी के अगर ये 100, क्योंकि ये भी तो अपने आप में 100% है मत ना, तो अब ये जो 4500 मत है उसमें से 65% भीखू को मिला, तो बाकी किसको मिला, तो बाकी महात्रे को मिला होगा, महात्रे को। तो महात्रे को कितना मिला होगा, तो 35%। तो महात्रे को 35% मिला किसका, तो कुल वैध मतों का। तो वही सवाल आपसे पूछा था कि यदि उम्मीदवार महात्रे को कितने वैध मत मिले हैं, तो बताइए वैध मत तो 4500 है, तो 4500 का 35% मिला, तो 4500 का 35% आप निकालिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। 4500 का 35% निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि 4500 हो जाएगा, ठीक है। 4500 का 35%, तो 35% मतलब 100 नीचे लिखेंगे और 35% निकालना है तो 35 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 45 और 35 गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1575 के बराबर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी है ना लंबाई की ट्रेन अपनी ही दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार से आगे निकल जाती है। कार को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है। देखिए पिछले वाले प्रश्न में भी सेम था, इस वाले प्रश्न में भी सेम है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ भी रिलेटिव स्पीड से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो जनरली देखिए मैंने आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन आया था ट्रेन से उसमें मैंने समझाया कि दो ट्रेन था, तो दोनों ट्रेन का दूरी जो होगा टोटल वो उसका खुद लंबाई था, ठीक है। दोनों का ऐड किए थे ट्रेन का, लेकिन यहाँ पर एक कार जा रहा है, इसका मतलब है कि एक ट्रेन है और एक आगे क्या जा रहा है सर, कार जा रहा है, ठीक है। तो जब इसको ये पार करेगा दोस्तों, तो पार करने में इसका जो लंबाई है वो 200 मीटर है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ट्रेन वैसे वस्तुओं को पार करता है जिसकी दूरी ना के बराबर होगा, ऐसा जैसे खंभा हो गया, बिजली के खंभे हो गए, सिग्नल को पार कर रहा है, ठीक है या फिर कोई व्यक्ति को पार कर रहा है, साइकिल को पार कर रहा है, टील को पार कर रहा है। तो वैसे अवस्था में ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगा ट्रेन की खुद अपनी लंबाई होगा। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 200, और नीचे हमको क्या लिखना है, चाल, तभी तो समय आएगा ना। तो नीचे चाल, तो देखिए ये चल रहा था 25 के स्पीड से और ये चल रहा था 15 के स्पीड से, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होंगे दोस्तों, चाल जो हैं वो घट जाएंगे। तो चाल घटेंगे तो 25 यहाँ है और 15 यहाँ है, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 10 का। 10 से भागा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 20 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 3 संख्याएं जो है वो इस तरह से दिया गया 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक जो है 4200 है, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। अच्छा दोस्तों देखिए इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, एग्जाम में आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप समझ गए तो एग्जाम में मैं जैसे बोलता हूँ वैसा ही करना है, ठीक है ना। देखिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर 3 संख्या है तो इसका रेशियो कितना है, 3, 4 और 5, ओके। और तीनों का एलसीएम दिया गया, तो किताब के अनुसार तीनों का एलसीएम कितना है, 4200। हम लोग अगर इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 4, 5 और 5, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 4, 5, 20, 20, 23, 60 होगा ना दोस्तों। आप बताइए क्या निकालना है, जो निकालना है उसको बगल में गुना करते हैं दोस्तों। कहता है इसका एचसीएफ बताइए, तो तीनों का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना होगा, तीनों का एचसीएफ निकालिएगा दोस्तों तो 4, 3 और 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1। इसको काटना था, आपका आंसर आ गया। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 6 42, 7 यानी कि 70, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है एक वृत्त की त्रिज्या और एक आयत का परिमाप बराबर है। आयत की भुजाएं 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। दोस्तों देखिए कभी कभी 2 डायमेंशनल से आपको प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न का कहने का क्या मतलब हुआ, कहा कि एक वृत्त है और एक आयत है, दोनों का परिधि बराबर है, परिधि मतलब परिमाप है ना, तो परिमाप बराबर है। तो बताइए वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। और अगर जो आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 77 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आर का वैल्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं और इंटू हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 77। आप जो काटता है और भी काट सकते हैं, देखिए ये काटेगा 11 दूना 22, 11 7 77, यानी कि कहीं ना कहीं आर का जो वैल्यू है दोस्तों वो है 49/2, ठीक है। जब आर का वैल्यू 49/2 आ गया दोस्तों, तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान दोस्तों
49/2 है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, 49/2 और इंटू 49/2, कोई दिक्कत। अब देखिए जो कटता है उसको काट भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ से काटिएगा तो आपको हो जाएगा, देखिए 2 से कटेंगे 11 बार में, यहाँ 11 दूनी 22, 7 से इसको काट देंगे तो 7 7 हो जाएगा 49, ठीक है। और कटेंगे क्या, और तो नहीं कटने वाले हैं, तो 11 7 77 इंटू 49 है ना, 11 7 77 77 इंटू 49, ठीक है। और बटे कितने हो जाएंगे 2। आप देखिए 77 और 49 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपका हो जाएगा 37 इंटू 37 और 73, ठीक है, 3773, और 2 से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, कौन सा वैल्यू आप पहले पूरा आप काटने की आवश्यकता भी नहीं है, आप 2 से एक बार में काटे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वही ऑप्शन सही होगा जो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से स्टार्ट कौन हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि चेतन को एक कार्य का 60% पूरा करने में 15 दिन लग जाते हैं, जबकि गौरव को उसी कार्य का 50% पूरा करने के लिए 12 दिन लग जाते हैं। दोनों एक साथ 6 दिन काम करें तो कितना प्रतिशत काम होगा। ये तो सर सिंपल है ना, देखिए इसको क्या करना था आपको, कहा कि 60% काम करने के लिए 15 दिन लेते हैं, है ना। देखिए इस तरह से हम लिखने वाले हैं ऐसा कि 15 दिन में 60% काम करता है, ओके। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक दिन में कितना करेगा, तो 60/15, और अगर हम 6 दिन निकालना चाहें तो, क्योंकि आगे 6 दिन का पूछा है तो इसका भी 6 दिन निकालेंगे, तो अगर 6 दिन निकालेंगे तो 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 15 चौके 60, 4, और यहाँ से हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 24% काम करता है सर। कौन काम करता है, चेतन, ये सी का वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से आगे बोला कि जो गौरव है जी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जी का वैल्यू भी सेम करेंगे, तो कहा कि 50% यानी 12 दिन में करता है। 12 दिन में कितना करता है सर, 50%, ओके, 12 दिन में 50%। तो अगर ये 6 दिन में करना चाहे तो 6 दिन में 50/12 और गुना कितना 6, ये नहीं करेगा। अब बताइए 6 दूनी 12 कट जाएगा 2, 25 दूनी 50, 25 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ होगा 25, तो 25 और 24 जोड़िएगा सर, तो 6 दिन में दोनों मिल करके कितना काम किया, 49%, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लीजिए 49 49 49, ऑप्शन नंबर सी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक भिन्न का हर उसके धनात्मक पूर्णांक अंश से 5 अधिक है, अंश को दुगना कर दिया जाता है और अब हर 3 है, परिणामी भिन्न मूल भिन्न से 20/9 अधिक है, मूल भिन्न क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है सर। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको समीकरण पर चले जाते हैं, समीकरण आपको डुबा देता है और लास्ट में बनता भी नहीं, आप छोड़ के आते हैं, ठीक है। और अगर आप भूल से मार भी देते हैं तो गलत हो जाता है। तो चलिए गलत नहीं होगा सर, मैं आपको आज टेक्निक देने वाला हूँ। इस तरह का प्रश्न ना कभी भी आप थ्योरी से बनाने की कोशिश ही मत कीजिए, ठीक है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, थ्योरी से बनाने से कोशिश मत कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल बनाना शुरू करेंगे तो माना कि भिन्न एक्स है, वाई x/y है, वहाँ पर x में 5 जोड़े जाता है तो ये उतना हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लंबा प्रोसेस जाएगा जो कि आपको परेशानी का सबक हो जाएगा वहाँ एग्जाम में। तो आपको ऐसे मामलों में दोस्तों 4 ही ऑप्शन होते हैं, अगर 5-5 सेकेंड भी लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 20 सेकेंड, अगर और भी लेते हैं तो 30 सेकेंड, लेकिन अगर आप समीकरण से बनाते हैं तो 2 मिनट के इधर का आप टिकने वाले नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्नों में। मेरा कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि हमेशा ऑप्शनली फॉलो कीजिए, ऑप्शन के थ्रू हम क्वेश्चन में जो लिखा है उसको फॉलो करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी क्या कहा आपसे कि हर जो है धनात्मक पूर्णांक अंश से, हर जो है ना धनात्मक पूर्णांक अंश से कितना अधिक है, बताइए 5 अधिक है, 5 अधिक बोला ना, तो 5 अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हर से 5 अधिक है कौन, अंश। तो अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों तो किसके रूप में उठाएंगे, हर के रूप में उठाएंगे। अगर मानते हैं दोस्तों पहला ऑप्शन उठाते हैं, हर होगा इसका 5, तो उसका अंश कितना होगा, तो अंश से 5 अधिक है कौन, हर, है ना, हर जो है 5 अधिक है। देखिए उल्टा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से बनना है। देखिए कहा कि एक भिन्न का हर उसके धनात्मक पूर्णांक अंश से 5 अधिक है, ठीक है। तो लास्ट में पूछा कि मूल भिन्न का अंश क्या है, अंश आपसे पूछा ना, अच्छा अंश क्या है, अगर आप अंश मानते हैं पहला ऑप्शन 5, तो हर क्या होना चाहिए दोस्तों, जबकि कहा कि हर जो है 5 अधिक है, तो 5 अधिक कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा, होगा ना, समझिए बात को, 10 होगा। अब कहा कि अंश को दुगना कीजिए, तो जब अंश को दुगना कीजिएगा दोस्तों तो अंश हो जाएगा 10, ठीक है। तो जब अंश को दुगना किया जाता है तो अब हर हो जाता है 3, तो हर कितना हो जाता है दोस्तों 3। तब कहा कि बताइए जो मूल ये वाला जो भिन्न प्राप्त हो रहा है, ये वाला भिन्न से 20/9 अधिक है कि नहीं है। तो आप इसका अंतर कीजिएगा सर, तो किसी भी प्रक्रिया में 20/9 आएगा, जब नीचे ही 9 नहीं आ रहा है तो 9 आने की संभावना है नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा,
कैसे गलत हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि हमको हर में 9 चाहिए ही चाहिए। देखिए 20/9, तो इसका मतलब हर 9 होना चाहिए, तो हर 9 है, इधर नहीं आएगा घटाने के बाद, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी तरह से दोस्तों बी को भी चेक करना है ना। देखिए स्पीड आ जाएगा आपको जैसे ही चेक कीजिएगा। देखिए अगर अंश आप इसको 4 मानते हैं तो हर कितना होगा 8, क्योंकि सॉरी 8 4 12 ना, क्वेश्चन के अनुसार 5 ज़्यादा है तो 5 और 4 9। अब इसका दुगना कीजिएगा दोस्तों, तो दुगना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 8 हो जाएगा। और अब कहा कि जो अब जो है हर, है ना, उसका अब हर 3 हो जाता है, हर 3 हो जाता है। इन दोनों का अंतर करके देखिए कितना आता है। तो जब अंतर कीजिएगा दोस्तों तो कहा कि मूल भिन्न से 20/9 अधिक है ना, अंतर इसका 20/9 आना चाहिए। तो 8/9 से 8/3 से कितना घटाना पड़ेगा, 4/9। अब इसका अंतर कितना आना चाहिए हमको, अंतर आना चाहिए 20/9। क्या 20/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए तो इसका कीजिएगा तो 9 तिया हो जाएंगे कितने, है ना। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 9, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। ओके, और ये हो जाएगा -4 और बटा 9, तो 24 में से 4 चला जाएगा तो 20 बचेगा दोस्तों, और 20 बटा कितना हो गया 9, यानी कि हमारा पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है। कोई दिक्कत है नहीं। इस तरह से आप ऑप्शनली जाइए दोस्तों। ऑप्शन में एक ऑप्शन को चेक करने में आपको 5 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड भी लगेगा तो 40 सेकंड मैक्सिमम, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप थ्योरी से बनाइएगा तो आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा, यदि अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है, शेष बचाता है, यदि उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुआ, बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखिए ये प्रश्न तो ऑलरेडी पहला सेट में भी आया था, है ना। इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है सर, ठीक है। सेट हर सेट में एक नया क्वेश्चन मिल रहा है इस तरह से। तो अमित है, अमित का आय है तो व्यय कर रहा है तो बचत भी होगा, ठीक है। व्यय और खर्च दोनों एक ही होता है सर, ठीक है। तो एक तरफ आय लिख देते हैं, एक तरफ आपको खर्चा लिख देते हैं जो व्यय कर रहा है, तो खर्चा के बाद कुछ ना कुछ बचत करेगा सर, ठीक है। तो यहाँ से आय अगर कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 मानने से फ्लेक्सिबल होगा सर, उसका 10% 10, 20% 20, 30% 30 होता है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में 100 मानिए, ठीक है। तो 100 मानते हैं तो व्यय 70% कर देता है, यानी 70% खर्चा कर देगा, तो बचाएगा कितना, 30 रुपया। उसी तरह से आगे कहा कि आप जो है उसका व्यय में 10% वृद्धि हो गया। ध्यान से समझिए सर, अगर इसका 10% आप वृद्धि करते हैं तो 7 रुपये वृद्धि हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 रुपया, ठीक है। आप खर्चा कितना कर रहे हैं, 77 रुपये खर्चा कर रहे हैं। और उसी तरह से कहा कि 20% जो है बचत में वृद्धि करता है, यानी पहले 30 बचत करता था, अब इसका 20% और बढ़ा देगा। तो 20% बढ़ाइएगा सर, तो 3 दूनी 6 रुपये बढ़ा दीजिएगा, है ना। तो 6 रुपये ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 36 रुपया। देखिए पहले बचत करता था 30 रुपया, अब 36 रुपये बचत करता है। तो वही पूछा कि उसकी आय में, है ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज़ आपसे पूछे सर कि खर्चा कीजिएगा 77 रुपया, बचाइएगा 36 रुपया, तो आप कमाते कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, यही नहीं कीजिएगा। तो खर्च प्लस बचत बराबर आय होगा, यानी इन दोनों को जोड़िएगा दोस्तों, तो 7 × 13 यानी कि 113 हो गया। अब देखिए पहले कमाता था 100 रुपया दोस्तों, अब कमा रहा है 113 रुपया। तो वही पूछा कि बताइए कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया आय में, तो बताइए वृद्धि कितना हो रहा है, 13 रुपया, है ना। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या, वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान, तो मूल मान नीचे 100 जाएगा सर, तो डायरेक्टली आप 100 का 13% निकालेगा तो 13% हो जाएगा, ठीक है, यानी 13 रुपया। तो 13% आपको डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी क्वेश्चन है 13 100 का कितना प्रतिशत है, तो 13%, ठीक है। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, कहता है एक दुकानदार को 4500 रुपये में लैपटॉप बेचकर 10% की हानि हुई है, 10% लाभ कमाना चाहता है ना, तो उसको कितना में बेचना चाहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है सर, ठीक है। लगेगा ऐसा ये 10% हानि हो गया फिर भी 10% लाभ पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है ना। आपको लाभ हानि के चैप्टर में पढ़ाए हैं, उसको भी देख लीजिए जाके, जिससे कि आपको पूरी तरह से इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर, ठीक है। देखिए कहा कि 4500 रुपया है ना, बेचा है, तो विक्रय मूल्य है, तो हम विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। तो ये विक्रय मूल्य है सर, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करते हुए हम नेक्स्ट भी क्रयमूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए 10% हानि हुआ, यानी अगर हम क्रयमूल्य 100 रुपया मानते हैं सर, तो 10% अगर हानि पर बेचेंगे तो विक्रयमूल्य कितना होगा, 90 रुपये। तो 45 की तुलना कितना से करेंगे, 90 से, और जो निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे। कहा कि 10% लाभ कमाना है, तब उसको कितना में बेचना पड़ेगा, तो विक्रयमूल्य चाहिए। तो अगर हमारा क्रयमूल्य 100 रुपया रहेगा, 10% लाभ कमाना चाहेंगे, तो कितना में बेचना चाहेंगे हम, 110 रुपये में बेचना चाहेंगे। तो ये कर दीजिए, अब इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 11 × 5 = 55, यानी कि 5500 रुपया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एक पेड़ में वार्षिक रूप से उसकी ऊंचाई में 1/8वें हिस्से की वृद्धि होती है, 2 वर्षों के बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है ना। जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं ना सर, सेम एकदम यही प्रश्न पूछा जाता है उसमें भी, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में यहाँ पर आप एक लाइन में इसको आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कहता है कि एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई जो है 1/8 बढ़ता है, 8वें हिस्से बढ़ता है, यानी कि अगर ऊंचाई इसका 8 मानते हैं तो प्रति वर्ष जो है 1 बढ़ जाता है
है ना। तो प्रति वर्ष 1 बढ़ेगा तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 9। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कहा कि आज इसकी वर्तमान में 64 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो बताइए वर्तमान में 64 सेंटीमीटर ऊंचाई है, हम लोग कितने कहेंगे 8 सेंटीमीटर। और अगर 1 साल बाद जाना चाहेंगे तो कितना होगा 9, क्योंकि 1 साल में 1 बढ़ रहा है, 1/8 में ही इससे बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब ये फिर से अगर हम माने कि ये जो है वर्तमान स्थिति का है, तो वर्तमान स्थिति का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, फिर से अगले साल जाएंगे तो दूसरे साल में चले जाएंगे, तो दूसरे साल में फिर से कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 8 8 64 पूरा ये कट जाएगा, यानी कि 9 9 81, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 2:3 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। वर्तमान में बी की आयु क्या है। देखिए एज वाला प्रश्न तो आएगा ही आएगा सर, लिख लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ कि 1 न 2 प्रश्न आपको एज से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बिहार एसएससी में। ठीक है, तो इसमें कहा देखिए दोस्तों, कहा कि ए और बी है ना, ए और बी है, इसकी वर्तमान में आयु 2:3 है। ये वर्तमान आयु है 2:3। 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे। 5 वर्ष बाद क्या हुआ कि इसका जो है 3:4 हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन समझ जाएंगे दोस्तों कि 4 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो नेसेसरी गैपिंग का प्रश्न होता है। तो हम भी ये गैपिंग देखेंगे। देखिए किताब के अनुसार कांस्टेंट टर्म यही आ जाएगा हमारे पास। तो आइए 5 वर्ष बाद किताब के अनुसार बोला है, हमारे अनुसार अगर रेशियो से चेक करने की कोशिश करेंगे तो पहले था वर्तमान में 3 वर्ष, हो गया 4 वर्ष। पहले ये था 2 वर्ष, हो गया 3 वर्ष। देखिए गैपिंग कितना है 1। किताब के अनुसार गैपिंग 5 का है और हम लोग कहेंगे 1। तो बताइए आपसे पूछा वर्तमान में बी की आयु क्या है। बी की आयु के लिए कितना से गुना कीजिएगा 3 से। 3 से गुना कीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ गया 5 × 15 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। कोई दिक्कत है। और वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो थोड़ा वीडियो को है ना शेयर करने की कोशिश कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है तथा वर्षों की संख्या प्रति वर्ष प्रतिशत दर के बराबर है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये पढ़ने में जिस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है ना दोस्तों, बनाने में भी उसी तरह से कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं आपको ऐसा हथियार दे देता हूँ जिससे आप कभी इसको गलत कर ही नहीं सकते हैं। आपको कहा है ना कि जो प्रतिशत दर है ना वो समय के बराबर है। हम अगर आपको ये कहें कि प्रतिशत दर और समय दोनों बराबर है, यानी कि समय, समझा दे रहा हूँ आपको, बाकी ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, समय और दर प्रतिशत दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अगर दर को आर मानते हैं तो समय भी आर हो जाएगा, तो आर बराबर आर। आई बात समझ में। तो उसी तरह से जैसे हम लोग लिखते हैं सर कि मूलधन को क्या मानिएगा, कुछ मानिए है ना, जैसे पी मान लेते हैं मूलधन, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो आर गुने आर और बटा क्या होगा 100। आई बात समझ में। और इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 1/25। आई बात समझ में, मूलधन का है ना। देखिए एक किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है तथा वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर के बराबर है। तो यहाँ से देखिए आर और आर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों कि ये जो वैल्यू है पी का वैल्यू, ठीक है ना, तो पी का वैल्यू आपको कितना है मूलधन का, तो मूलधन कितना है 25 है ना। तो आपको इसका ये भी नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए कि ये भी नहीं लिखना चाहते हैं तो कितना है। देखिए ब्याज जो है साधारण ब्याज है ना, तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। देखिए और भी शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए आर बराबर आर क्या लिखे हम, समय और दर दोनों बराबर है। तो हम कहते हैं कि ये जो मूलधन का किस में लगा हुआ है 25 में, यानी मूलधन कितना है 25। तो यहाँ से आप मूलधन निकालिए 25, ओके, और आपका जो ब्याज है वो कितना है 1 है। ब्याज कितना है 1। आई बात समझ में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज यही ना होता है। तो मूलधन गुने समय, तो मूलधन कितना है 25, ओके, और समय गुना दर, तो समय आर माने हैं, दर भी आर होगा और बटा 100 होगा, और इतना का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है ना। तो यहाँ से आर गुने आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया दोस्तों 100, इधर आके गुना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। अगर खाली आर निकालना चाहेंगे दोस्तों तो आर बराबर क्या लिखिएगा, देखिए तो 100 है ना, अंडर रूट लिखना पड़ेगा। 100 बटा कितना, 100 बटा कितना लिखिएगा दोस्तों 25। ठीक है, तो इसको काटिएगा 25 चौके 100 यानी कि 4। तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या हुआ, आर का मान कितना होगा दोस्तों 2, 4 का वर्गमूल 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्रतिशत दर में आपको 2%। आई बात समझ में। तो इतना करने की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। अगर आप ये समझते हैं कि लास्ट में खाली आर प्रतिशत हो रहा है, यानी आर का वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर बराबर क्या कर रहे हैं, देखिए 100 बटा 25 कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो मूलधन है ना, ऊपर 100 लिख के नीचे 25 कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो इतना प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दर और समय दोनों बराबर बोलता है तो जो फ्रैक्शन का वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, जो भी फ्रैक्शन का वैल्यू रहेगा दोस्तों उसको आपको क्या करना है 100 में 25 से या जितना भी मूलधन रहेगा उससे भागा देना है। ठीक है, तो आपको आज से याद रखना है कि दोस्तों यदि प्रतिशत दर पूछे या फिर आपको समय पूछे, ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम बोला है ना, तो प्रतिशत दर और वर्षों का समय दोनों के लिए अंडर रूट है ना 100 बटा मूलधन, कितना याद रहेगा
100 बटा मूलधन। तो आपको देखिए 100 लिखना है ऊपर, यहाँ आंसर इतना ही करना था दोस्तों। 100 मूलधन कितना है दोस्तों 25, 25 से भाग दीजिए, इसका अंडर रूट कीजिए, अंडर रूट कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी 2% कहिए या 2 वर्ष समय कहिए, आपका दोनों ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा दोस्तों, शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि पी एक्स जी एक्स से विभाजित हो जाता है, जहाँ पी एक्स का वैल्यू दिया गया है, जी एक्स का वैल्यू दिया गया है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, और 10th क्लास में भी शेषफल प्रमेय दिया गया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग भागा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, भागा नहीं देना है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर कि जो जी एक्स का वैल्यू है ना, जो जी एक्स का वैल्यू दिया गया है इतना बराबर 0 लिखिए, तो इतना बराबर 0 लिखेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा -1। अब ये जो -1 आया सर इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, ये जो इतना समीकरण लिखा गया है इसमें रखिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स का क्यू कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है, और माइनस में ये है 4 तो हो जाएगा ये +4, क्योंकि -1 है सर, ठीक है, और ये -1। अब देखिए -1 -2 -1 तो 4 से 4 ये पूरे घर खत्म हो गया सर, चल गया घर है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में जो जी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा उसको संगत समीकरण मान करके 0 मानिए, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पर बाद में इसमें पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पिता की वर्तमान आयु बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है ना, बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्र की आयु के बीच का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है दोस्तों, कभी कभी कोई क्वेश्चन में डिसीजन आपको अच्छा लेना है जिससे कि जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी आंसर आने के लिए दोस्तों आपको डिसीजन अच्छा लेना है, और अच्छा लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो उसमें बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप ये समझिए कि एक्स और वाई और जेड ये सब मानने की गलती नहीं कीजिए, ठीक है। अगर आप थ्योरी से बनाने की कोशिश कीजिएगा इस तरह के प्रश्नों को तो आपको परेशानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो परेशानी से बचने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें भी हम यही ऑप्शन कहेंगे कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। खाली आपको ऑप्शन में आपको यही तो पकड़ना है कि जो ऑप्शन लेंगे उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो करवाना है। तो यदि आपसे पूछा कि बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो अगर पिता की आयु 70 वर्ष मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों 70 वर्ष मानते हैं, तो कहा कि 70 वर्ष मानिएगा तो पिता की जो आयु है वर्तमान में बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है। तो उसका बड़े पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष, मतलब दुगना है पिता तो उसका आधा पुत्र होगा, ओके। उसके बाद कहा कि 10 वर्षों के बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुना होगी, ठीक है। 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्ष जाएंगे दोस्तों, तो 10 वर्षों के बाद पिता कितना हो जाएगा 80 साल का, और छोटे पुत्र की अगर आयु इसमें से निकालेंगे तो 3 गुना है, इसका मतलब है कि इसका 1/3 करना पड़ेगा। तो 1/3 तो दशमलव में आ जाएगा सर, समझ रहे हैं बात को, 1/3 क्या आ जाएगा दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव तो इसमें कोई है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो आपको कॉमन सेंस इतना काम करना शुरू कर देगा कि जैसे ही चेक करना शुरू कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है दोस्तों, देखिए 80 का 1/3 मतलब कहा कि 3 गुना है, इसका मतलब ये 1/3 होगा, छोटा पुत्र क्या होगा 1/3, 1/3 इसको कीजिएगा दोस्तों तो देखिए दशमलव में आ जाएगा, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, इसका मतलब आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। कितना समय लगेगा चेक करने में, मात्र 5 सेकंड, 5 से नहीं तो 10 सेकंड, ठीक है। उसके बाद कहा देखिए अगर 110 लेते हैं दोस्तों तो ये पहला 110 होगा, 110 में इसका कहा कि ये दुगना है तो ये 55 होगा। अच्छा इसका 10 वर्ष बढ़ाइएगा दोस्तों तो ये 120 होगा। 120 का अगर आप 10 वर्ष यहाँ पढ़ रहा है तो 10 वर्ष यहाँ भी बढ़ेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। बड़ा पुत्र क्या हो जाएगा 65 वर्ष का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका 1/3 कीजिएगा तो 40 या 20 से 40। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, कहा कि 15 वर्ष का अंतर है 10 वर्ष के बाद, तो देखिए ये है 65 वर्ष का, ये है 40 वर्ष का, ठीक है। तो 65 और 40 में देखिए तो 15 वर्ष का अंतर है, नहीं कहीं ना कहीं ये 25 वर्ष का अंतर है, तो ये तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए सी का मान 25 है, वर्तमान में पिता 50 साल के हैं, तो इसका आधा कौन होगा पुत्र यानी बड़ा, ठीक है। बड़े बेटे को कौन हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष ये बाद जाएगा दोस्तों तो ये 60 साल हो जाएगा, 10 वर्ष ही जाएगा तो ये हो जाएगा 35 साल, ओके। तो बड़ा बेटा कितना है 35 साल का है। अब इसका कहा कि जो छोटा बेटा है इसका 1/3 है, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब हो गया 20 वर्ष, 20 वर्ष हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको फुलफिल कराना है दोस्तों, कहा कि जो दोनों पुत्र की आयु के बीच अंतर है वो 15 वर्ष का है। देखिए तो ये बड़ा बेटा है 35 साल का, छोटा बेटा है 20 साल का, दोनों के बीच अंतर कितना है 15 साल का, यानी ऑप्शन नंबर 50 करेक्ट है। आई बात समझ में। तो आप जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों तो ये आप एकदम हैबिट हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन चेक करने के लिए आपको 5 सेकंड नहीं तो 7 सेकंड नहीं तो मैक्सिमम 10 सेकंड, 10 या 30 सेकंड, 30 सेकंड में तो बन गया ना। लेकिन आप थ्योरी से बनाने जाइएगा तो आपको लिखते लिखते समीकरण लिखते लिखते ही 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा गलती नहीं करना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न कहता है कि x बटा ए है माइनस बी बटा वाई बराबर 0 दिया गया। आगे कहा कि 3y बटा बी माइनस सी बटा जेड बराबर 0 है। उसके बाद आपको कहा कि सी बटा जेड बराबर ए बटा एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए ये लग रहा है ऐसा, लेकिन अलजेब्रा में ये सब प्रश्न आते रहते हैं, है ना, समीकरण से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन ये सब आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आगे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कहा कि सी बटा एक्स, तो सी बटा जेड कहाँ मिलेगा दोस्तों, देखिए सी बटा जेड यहाँ है। उसके बाद कहा ए बटा एक्स यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस समीकरण से ए बटा एक्स चाहिए और इस समीकरण से सी बटा जेड चाहिए। उसके बाद हम दोनों भागा दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल है कि नहीं? तो चलिए भागा देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए और इतना समय हम आपके लिए दे रहे हैं दोस्तों, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों इसको में कि एक्स बटा ए बराबर, देखिए उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में बी बटा वाई। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए ए बटा एक्स है तो इसको उलट सकते हैं क्या, तो ए बटा एक्स लिख सकते हैं, ए बटा एक्स बराबर वाई बटा बी लिख सकते हैं, है ना, इधर भी लौट जाएगा। उसी तरह से इसको भी अगर निकालना चाहेंगे दोस्तों तो सी बटा एक्स लिखिएगा, तो सी बटा जेड, तो सी बटा जेड बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्यों ना डायरेक्टली प्लस में ही लिख देते हैं, 3y बटा बी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आपसे सी बटा जेड पूछा, तो सी बटा जेड तो इतना है और इसमें हम अगर भागा देते हैं किससे, तो ए बटा एक्स से, ए बटा एक्स का मान कितना है, वाई बटा बी, तो सॉरी सी बटा जेड है ना, तो यहाँ पूछा है जेड, सी बटा जेड और यहाँ भी सी बटा जेड है। ओके वेरी गुड। अभी यहाँ से क्या हो गया, 3y बटा बी था, ठीक है, किसका मान, सी बटा जेड का। आगे आपसे पूछा है सी बटा जेड में डिवाइड कीजिए ए बटा एक्स से, ए बटा एक्स का वैल्यू कितना है, वाई बटा बी, तो वाई बटा बी से अगर हम भागा देते हैं दोस्तों तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए तो वाई से बी तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाई है तो ये भी वाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर ओनली 3 के बराबर हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है ना, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि एक बार में 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 जीत आने की क्या प्रायिकता है। मैं तो आपको यही कहूँगा दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जिसमें 10th क्लास के अगर आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसमें कहा है कि 3 सिक्का है, 3 सिक्का मतलब एक सिक्का में कितने संभावित होते हैं दोस्तों, तो एक हेड होता है, टेल होता है, तो ऐसे ऐसे 3 सिक्का को एक बार उछालने की क्या प्रायिकता होगा। ठीक है ना, तो उसमें टोटल संभावना होगा 8, कितने होंगे, 8 होंगे। तो 8 कौन कौन से होंगे जरा उसको भी हम लिख करके आपके सामने, है ना, पेश करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है तो इसको हम डिटेल तरीके से आपको समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 3 सिक्का को उछालने का क्या परिणाम होगा, तो पहला तीनों पर तो हेड आ सकता है ना, हो सकता है हेड आएगा, या ये भी संभावना होगा कि 2 गो पर हेड आएगा, तीसरा पर टेल आ जाएगा। ठीक है, या ये भी संभावना होगा कि 1 गो पर हेड फिर टेल फिर हेड आएगा, या ये भी संभावना होगा कि 1 गो पर टेल फिर दोनों पर हेड आएगा, ऐसा संभावना होगा। फिर ऐसा भी तो संभावना हो सकता है कि तीनों पर टेल आ सकता है, ध्यान रखिए तीनों पर क्या आ सकता है दोस्तों, टेल टेल टेल, है ना। या ऐसा भी तो संभावना होगा दोस्तों कि तीनों पर एक ऊपर, है ना, एक ऊपर हेड आएगा तो दूसरा पर टेल आएगा दोनों पर। या ऐसा भी तो संभावना होगा दोस्तों कि एक ऊपर पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आएगा, फिर क्या आएगा, हेड आएगा फिर टेल आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, या तो लास्ट ऑप्शन यही हो सकता है कि दोनों पर पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आएगा। तो टोटल संभावना देखिए इतना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संभावना कितने हैं दोस्तों, 8, है ना। अब आपसे पूछा कि कम से कम 2 चित आने की क्या, चित मतलब क्या होता है दोस्तों, टेल, है ना। तो 2 टेल कौन सा आएगा दोस्तों, देखिए 2 टेल किस में है, कम से कम 2 का मतलब है कि 2 से ज़्यादा आ सकता है लेकिन 2 से कम नहीं आना चाहिए। तो 2 टेल देखिए कहाँ है, 2 टेल आपको इसमें आएगा, 2 टेल इसमें आएगा, 2 टेल आपको इसमें आ रहा है, 2 टेल आपको इसमें आ रहा है। क्वेश्चन पूछा है क्या कि 2 कम से कम 2 मतलब 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 ऐसे संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल हो गया आपको 4/8 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डी के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा है कि 10 छात्रों और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। 10 छात्र हैं और उनके एक कक्षा में अध्यापक हैं, उनके मिला करके औसत आयु जो है 17 वर्ष है। ठीक है, यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो
10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम जाती है, तो कक्षा अध्यापक की आयु कितनी है? यानी टीचर की आयु पूछा है सर, लिखने का लैंग्वेज लिखने का अलग अलग तरीका है। मैं ऐसा सेम टाइप आपको, है ना, टाइप जब पढ़ा रहा था एवरेज का, उसमें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम ये सोचे दोस्तों कि 10 छात्र थे, है ना, 10 छात्र और एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए? 11। 11 का औसत आयु जो है वो 17 वर्ष है ना। उसमें से कहा कि यदि अध्यापक को भगा दे, इसमें से टीचर को क्या करेंगे? भगा देंगे। तो भगाने के बाद जो कहा कि 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष से कम गया। अच्छा, हम ऐसा सोचे सर कि जो ग्रुप से भाग रहा है, मैं क्या समझाया है ना, ग्रुप में कि अगर टीचर भागना चाहता है तो टीचर को कंपलसरी भागना है, कितना लेके? 17 रुपये लेकर भागना है। अगर ये 17 रुपया लेकर के भाग जाते टीचर सर, तो बताइए कि जो 10 छात्र बचे हुए हैं उसका औसत आयु में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन परिवर्तन आया है, 2 वर्ष से औसत आयु घट गया, मतलब 10 छात्रों का। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जो टीचर थे वो अपना औसत लेकर के नहीं भागना चाहे, वो भाग गए, और भी जो बच्चे थे 10 को, उसको 2-2 रुपया 2-2 रुपया 2-2 रुपया सभी के लेके भाग गए। तो ऐसे ऐसे कितने लेके भाग गए? 10। तो 10 आदमी के लेके भागे, तो 10 दूना कितना हो गया? 20। तो ये 20 रुपया लेके भाग गए एक्स्ट्रा सर, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 20 और 17 37। यानी कि कक्षा का जो अध्यापक है उनका औसत जो वर्ष है, यानी आयु कहिए या औसत आयु कहिए, उनका कितना है? 37 वर्ष है। आई बात समझ में? अभी देखिए, ये ग्रुप से भागना चाहा तो ऐसा हुआ। अगर आप इसको दूसरा कंडीशन से भी सोचना चाहेंगे तो भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, मैं दूसरे तरीक़ों से भी बताता हूँ, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे चाहिए वैसे हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, 11 का औसत आयु कितने वर्ष है? 17 वर्ष। अभी एक अध्यापक भाग गया तो बचा कितना? 10। 10 का औसत आयु कहा कि 2 वर्ष से घट गया, मतलब पहले 17 था, अब हो गया 15, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब इसमें 11 है, इसमें 10 है, इसमें से इसको भगा दीजिए, तो यहाँ टीचर बचेगा। टीचर की आयु पूछा था आपसे, तो भागना है तो कंपलसरी वही चीज़ अपनाएंगे, 17 वर्ष लेकर भागना है। 2-2, देखिए 15-15 लेकर भाग गया, ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति, तो 2-2 रुपये छोड़ के जा रहा है। तो 2-2 रुपये छोड़ के जा रहा है, कौन फायदा उठाएगा? टीचर। तो बताइए, ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति, 10 दूना 20, तो 20 रुपये का फायदा कौन उठाएगा? टीचर। यानी 20 और 17 हो जाएंगे 37 वर्ष। आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है सर, तो फिर से वही चीज़ आ गया हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और सभी सेट जो है ना, जितना भी सेट आएगा मैं कोशिश करूँगा, है ना, आपके बीच शेयर करने का, ठीक है। तो आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना। इस बार आपकी सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।